नमस्कार। हमारे YouTube चैनल HOTC में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिलीप बेहरे और आज हमारे बीच में चर्चा करने के लिए उपस्थित है डॉक्टर नारायण व्यास, जो देश के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविद हैं और देश के अनेक जो महत्वपूर्ण उत्खनन हैं उनमें आपका विशेष रूप से काम रहा है। डॉक्टर नारायण व्यास से अपन पुरातत्व के क्षेत्र में और जो प्राचीन इतिहास है इसके बारे में बहुत चर्चा करेंगे। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार सभी साथियों को। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से पुरस्कृत करने की घोषणा की है और इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने आपको डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर पुरस्कार से पुरस्कृत किया हुआ है। सबसे पहले तो हम अपने चैनल की तरफ से आपको बधाई देना चाहेंगे। तो इन दोनों पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नारायण व्यास। आपने बहुत अच्छे मेरे से प्रश्न पूछे हैं कि जो मुझे पद्म पुरस्कार पे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, इसे बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि इतना बड़ा जो पुरस्कार मिलना मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, प्रदेश के लिए और हमारे साथियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि इस प्रकार पुरातत्व क्षेत्र में पुरस्कार मिलना, सम्मानित करना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इसमें जो हम लोग पुरातत्व संबंधी जो कार्य करते हैं वो विशेष रूप से इसकी जांच की गई होगी, तभी हमें इसमें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बढ़िया। तो इन पुरस्कारों को आप किस रूप में लेते हैं? ऐसा है, ये तो एक बहुत बड़ा देश का सम्मानीय पुरस्कार है। हमें बड़ी खुशी है, परिवार को खुशी है कि इस प्रकार का पुरस्कार मिलना एक हमारे लिए जीवन का एक बहुत बड़ा ध्येय हो जाता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1975 में मेरे गुरुदेव थे पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर, उन्हें जब ये पुरस्कार मिला तो मैं उनको सूचना देने भी गया था ये उज्जैन में। तो मेरे को तभी से लगा कि ये पुरस्कार जो है मुझे भी कभी भविष्य मिले, क्योंकि मैं पुरातत्व क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ मुझे भी ये कभी पुरस्कार मिले। तो आज 50 साल के बाद आज मेरी जो मनोकामना जो है, मेरी जो इच्छा है पूर्ण हुई है पूरी, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा मैंने निभाई है। उनको पुरातत्व क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश में मिला था और आज मुझे भी पुरातत्व क्षेत्र मिला, क्योंकि इसमें जो उनका भी योगदान है और उसी परंपरा को निभाता हुआ मैं भी अपनी तरफ से योगदान कर रहा हूँ। इसमें मुझे भारत सरकार, भारत शासन को शुभकामना देना चाहूँगा कि मुझे इस योग उन्होंने समझा। मतलब ये कहना चाहिए कि एक योग्य गुरु के, एक योग्य शिष्य के रूप में आपने अपनी जो उपलब्धि है वो हासिल की है और निश्चित रूप से आपने अपने जीवन में जो पुरातत्व और शोध का काम जो है प्राचीन इतिहासों में, तो वो उसमें आपने गुरु के साथ में, डॉक्टर वाकणकर जी के साथ में प्रारंभ किया, जैसा कि आपने बताया था। तो कुछ उसके बारे में बताएं। मैं ऐसे बचपन से ही वाकणकर जी के यहाँ चित्रकला सीखने जाया करता था, क्योंकि मैं फाइन आर्ट का स्टूडेंट था और मेरे जो पिताजी उनके पास ले गए, उनके परिचित थे कि ये मेरा पुत्र है, ये फाइन आर्ट में रुचि रखता है, इसको भी थोड़ा ज्ञान दीजिए। मतलब आप उज्जैन में ही रहते थे? उज्जैन में, मैं उज्जैन में हूँ। 1964 से जब से मैं उनके संपर्क में आया वाकणकर जी के, तो उनके जो उज्जैन भारतीय कला भवन है वहाँ मैं चित्रकला सीखने आया था। लेकिन धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि वाकणकर जी कुछ मूर्तियों पे भी काम कर रहे हैं, मिट्टी के बर्तनों पे भी कर रहे हैं, कई चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो मुझे वो देख के मन में ऐसे रुचि जागृत हुई कि ये ऐसा बहुत अच्छा विषय है, फाइन आर्ट सब जानते हैं, तो क्यों नहीं इस विषय में भी काम किया जाए। तो मेरे गुरुजी ने, जो वाकणकर साहब ने मेरा इंटरेस्ट जब देखा तो उन्होंने कहा नहीं यार, तुम भी ये इसमें काम शुरू करो। तो उस समय मैं BA पास किया था। BA पास करने के बाद आगे मुझे क्या करना है ये मुझे समझ में नहीं आया। तो वाकणकर जी ने कहा तुम उज्जैन में हो तो पुरातत्व में, प्राचीन भारतीय संस्कृति में आप MA कर लो। तो उनकी बात मुझे अच्छी लगी, तो उनके कहने के अनुसार मैंने वो MA भी कर लिया। बाद में पोस्ट के डिप्लोमा दिल्ली से आर्कियोलॉजी का होता है वो भी कर लिया। फिर मैं भी क्या कुछ बेरोजगार जैसा ही था, लेकिन उस समय क्या था कि वाकणकर जी को भीमबेटका में उत्खनन करने की परमिशन मिली भारत सरकार से। तो उनके पास लोगों की वैसी कमी थी, तो उन्होंने कहा भाई तुम मेरे साथ काम करो, जैसा होगा तुमको जो भी होगा मैं दूँगा अपनी तरफ से। लेकिन अब गुरु शिष्य परंपरा में तो ये चाहते नहीं था कुछ चीज़ मिले। लेकिन हाँ, भीमबेटका में सबसे पहले मैंने जनवरी 1972 में उनके पास काम करना शुरू किया। उनके साथ पूरा रॉक पेंटिंग देखता, पूरा पुरातत्व सर्वे करता, कई किलोमीटर की यात्राएं करते। उनके साथ साथ मैंने कई साइट्स जो भारत की महत्वपूर्ण है उनके साथ विजिट की। तो मेरे को समझ में आया कि पुरातत्व इसे सांस्कृतिक धरोहर का ऐसा विषय है, इसको किसी रूप में आगे अपने को लाना चाहिए। तो इस प्रकार मुझे फिर बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में काम भी मिल गया। लगभग 37 वर्षों तक मैंने पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दमन दीव, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सब जगह काम किया मैंने।
तो ये पुरातत्व की खोज एक बहुत बड़ी बात थी। और मेरा फिर ये उद्देश्य ही बना गुरुजी के साथ साथ उनकी जो परंपरा है वो निभाना, क्योंकि उसमें क्या है कि मैंने ऐसे कोई काम किए तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती कि उन्होंने तब विशेष रूप से वो सेल चित्र रॉक पेंटिंग में ज़्यादा काम किया करते थे। तो मैं भी उसमें रॉक पेंटिंग में काम शुरू किया और उत्खनन यानी जो रिलेटेड सब्जेक्ट है पुरातत्व के, सब मैंने काम प्रारंभ किए। उनकी प्रेरणा मुझे हमेशा आगे मिलती रही। वाह, आपने डॉक्टर वाकणकर जी का नाम लिया और बहुत ही अच्छा लगता है बताने में कि डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पे भीमबेटका की खोज उन्हीं की देन है पूरे विश्व को। और विश्व की जो प्राचीनतम आदि मानव सभ्यताएं हैं, आदि मानव बसाहट है, आदि मानव की जो बस्तियां हैं, उनमें भीमबेटका का नाम हमेशा आता है। और वो राज्य सरकार ने अभी उनको जो है रातापानी जो पहले अभ्यारण्य था उसको डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर अभ्यारण्य के नाम से उसमें नामकरण किया है। ये भी बहुत ही गौरव का विषय है। बहुत ही तो गौरव। डॉक्टर वाकणकर जी ने जो शुरुआत में जो भीमबेटका में काम करना शुरू किया, तो थोड़ा उसके बारे में आप बताइए। है ना, ये 1972 में वाकणकर जी ने, ऐसे मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि वाकणकर जी ने जो भीमबेटका की जो खोज की है 23 मार्च 1957 की है। और समय समय पर वो आते जाते रहते थे, अध्ययन करते थे। फिर उनका ऐसा मानना था कि इतनी बड़ी साइट है 10 किलोमीटर लंबी, तो अवश्य यहाँ आदि मानव के अवशेष पुराने मिलना चाहिए, पेंटिंग तो मिलते ही है। तब ये उन्होंने निश्चय किया 1972 में पुरातत्व की उत्खनन प्रारंभ किए। तो वो विक्रम यूनिवर्सिटी में काम करते थे, उत्खनन निदेशक थे। तो उन्हें काम किया, मैं उनका असिस्टेंट था, मेरे साथ कुछ लोग और भी थे। तो हम कई दिनों तक काम करते रहे। जब इतनी प्रसिद्धि हो गई भीमबेटका की, तो धीरे धीरे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पुरातत्व का था राकाट का जी। उसने डिसाइड किया कि इतनी बड़ी साइट है तो क्यों न इसको विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज में लिया जाए। तो भारतीय पुरा सर्वेक्षण द्वारा ये पूरी साइट प्रोटेक्ट कर ली गई थी। तो मैं भी भारतीय पुरातत्व में सर्वेक्षण में था, तो मेरे को भी ये जिम्मा मिला कि भाई मैं कुछ इसमें काम करूँ। तो हमारी पूरी टीम ने मिलकर प्रपोजल तैयार किए और 2001 में यूनेस्को में ये भारत सरकार ने उसको भेजे और 2003 जुलाई में उसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया। विश्व धरोहर घोषित करने से क्या है कि पूरे विश्व में इसका नाम हो गया। इतनी बड़ी साइट, क्योंकि राकाट की साइट पूरे विश्व में मिलती है, लेकिन इतनी भीमबेटका जितनी मिलना, इतने पेंटिंग मिलना, ये विश्व में पहली बार है। उसे एक ये भी है, ये यूनेस्को ने इसलिए भी लिया है कि जो आदि मानव की शैल चित्र परंपरा है वो अब तक चली आ रही। पहले तो वो शैल चित्र गुफाओं में बनाया करते थे। बाद में क्या है कि जब गांव से वहाँ के लोग माइग्रेट इधर उधर जाने लगे, आसपास गांव बसने लगे, लेकिन वो चित्रकला की परंपरा वो बिल्कुल चालू रही। तो लोग गांव के अंदर झोपड़ियों में, अपने दीवारों में, जमीन में मांडने के रूप में उनको बनाने लगे। तो ये यूनेस्को की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उस परंपरा को देखते हुए इसको वर्ल्ड हेरिटेज में पूरा घोषित किया गया। इसमें डॉक्टर साहब मेरे को ये थोड़ा जानना है कि अभी जैसे मैं कुछ सालों पहले वहाँ पर गया था, तो उस समय भी वहाँ तेंदुआ घूम रहा था। तो उनके चौकीदारों ने बताया कि भाई आप ऐसे मत घूमिए, यहाँ तेंदुआ घूम रहा है। तो उस जमाने में मतलब 71 की आप बात कर रहे हैं, तो उस समय तो बहुत जंगली जानवर वहाँ होंगे। उसमें आप लोगों ने कैसे काम करना शुरू किया? ऐसा है कि जब काम शुरू किया 1972 में, तो बहुत घना जंगल था, वहाँ जाने कोई रास्ते नहीं थे। हम लोग पैदल कई बार अब्दुल्लागंज से भी गए, मियाँपुरा गांव से भी गए, कोई व्यवस्था नहीं थी जैसे पैदल आना जाना करते। तो रास्ते में क्योंकि जंगल है, काफ़ी घना जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है, तो जानवर स्वाभाविक उसमें होना है। तो उस समय टाइगर भी वहाँ थे, बाघ भी थे और दुनिया भर के दूसरे जानवर, तेंदुए वगैरह। हमने खुद ने वहाँ कार्य करते समय उन्होंने देखे, हमने देखे, कई बार हमने देखे, जानवर से भरा पड़ा। हमने जब वहाँ कैंप लगाया तो उसमें हम रात भर आग जला के रखते थे। उससे क्या होता था कि जो जानवर होते थे वो आते नहीं थे। एक वहाँ एक नाला बहता था, जामन झील उसको बोलते हैं। तो रात के समय जानवर पानी पीने वहाँ आते थे। जब हमने वहाँ कैंप लगाया, आग जला के रखते थे, तो जानवर आना वहाँ कम हो गए। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि वहाँ टाइगर के निशान हमें पेड़ों को मिलते हैं, क्योंकि टाइगर तो क्या है, पूरे जंगल के राजा कहेंगे, वो तो घूमते फिरते रहते थे, इससे कोई वो नहीं आते थे। लेकिन वो अपने मनुष्य से कोई उनको था नहीं, इसलिए हमने पानी पिया और अपने चले जाते थे। पर धीरे धीरे जब हम लोग कुछ साल समय तक वहाँ रहे, तो जानवर वहाँ आना न बंद हो गए। जब मनुष्यों का आना जाना होता है तो फिर वो जानवर वगैरह वहाँ आते नहीं है, वो अंदर इंटीरियर में और जंगलों में चले जाते हैं। इस प्रकार भीमबेटका में हमने काम किया और जानवरों के बीच में रह के काम किया। डॉक्टर साहब मेरे को एक चीज़ पूछना है कि आमतौर पर लोग भीमबेटका के नाम पर जो भीमबेटका का जो मेन
जो शेल्टर्स हैं, रॉक शेल्टर्स हैं, उन्हीं को देखते हैं और उन्हीं को समझते हैं कि वो भीमबेटका में यही यहीं पे केवल रॉक शेल्टर है, जबकि वहाँ पर ऐसा हमने सुना है कि लाखा ज्वार भी है और भी दूसरे भी चीज़ें हैं। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि उसके आसपास कौन से रॉक पेंटिंग्स हैं। ऐसा है कि वाकनकर साहब और हम लोगों ने विशेष रूप से उनके द्वारा पूरे 7 ग्रुप बनाए गए, क्योंकि ऐसे 7 पहाड़ियाँ थी, तो 7 पहाड़ियों में सब उससे एक ही पहाड़ी पे 7 भाग थे। तो उन्होंने जो पहला ग्रुप था भियापुरा था, दूसरा इसमें ये नहीं इस टाइप से नाम थे उनके, भोरावाली बोलते थे, तीसरा भीमबेटका का था, चौथा लाखा जुआर का था, पांचवा भी लाखा जुआर का, अलग अलग थी। और 6 और 7 मुनि बाबा को और पीर का वर्डला, इस प्रकार के ग्रुप उनके बनाए हुए थे। वो सभी में रॉक पेंटिंग थे। और भीमबेटका के बारे में लोगों की धारणा थी स्थानीय कि जब पांडवों को वनवास हुआ तो वनवास के समय इस क्षेत्र में भी आए, अज्ञातवास भी उन्होंने नहीं पकड़ किया, लेकिन यहाँ पे जितने भी उनके नाम है देवों के नाम, वो महाभारत से संबंधित है। जैसे लाखा जुआर है, तो ऐसे कहता हूँ बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, पत्थरों के मकान बने हैं। तो ऐसा मानना है गाँव वालों का, यहाँ लाख का जो वो मकान भवन बनाया जहाँ उसको दुर्योधन ने धोखे से जलाया था। लेकिन ये सी धारणा है। वहाँ पर गुप्त गंगा है, बाण गंगा है, और एक भीमपुर गांव है, एक पंडापुर गांव है, इस टाइप से वहाँ उजाड़ गांव है। तो आज भी लोगों की धारणा है कि अश्वस्थामा अभी भी वहाँ आता है। और दूसरा ये गांव की ये धारणा है कि ये जो पेंटिंग बना है ये पिशाचों ने बनाया है, ये जो अपने चुड़ैल ने। तो आज भी गांव में इनकी शैलाश्रय को चुड़ैल की दांत बोलते हैं, यानी कि ये चित्र है चुड़ैलों ने बनाया है। अब ऐसी धारणा, क्योंकि लोग इस कारण से जब लोग भय रहता है मन में तो चित्र भी बचे रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे धारणाएँ खोज के बाद समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी पुराने नामों की परंपरा आज भी वहाँ देखने को मिलती है। अब जब सब रॉक पेंटिंग की बात चली है, तो आम आदमी तो देखता है तो वहाँ कोई सफ़ेद रंग के बने चित्र, कोई हरे रंग से बने, कोई लाल रंग से ज़्यादा बने रहते हैं। तो इसमें क्या अंतर है चित्रों में? ये जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कलाएँ होती है 2 तरह की होती है, एक रॉयल आर्ट होती है और एक फोक आर्ट होती है। तो ये जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ ये फोक आर्ट का ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसे हम लोक कला भी कहते हैं। ये प्राचीन समय से चली आ रही है और आज भी चली रही है और चलती रहेगी। जबकि जो राजकीय कला होती है रॉयल आर्ट, वो कभी कभी आती है और समाप्त हो जाती है। जैसे मौर्य काल है, गुप्त काल है, इनकी अपनी कलाएँ रही, लेकिन उनके समकालीन ये कलाएँ भी जो लोक कला की चलती रही। उसमें क्या जो दैनिक जनजीवन है वो उन्होंने बताया, जैसे शिकार का दृश्य है, चरवाहों का दृश्य है, नृत्य के दृश्य हैं, आगे जानवरों के हैं, ऐसे कई चीज़ों के। लेकिन क्या है कि आज भी जो परंपरा कलर की है, जिसमें गेरू है, खड़िया मिट्टी है, कुछ मिनरल के कलर होते हैं, वो उसमें प्रयोग उन्होंने किए। तो आज भी वो देखें उनका परीक्षण जो किया है, तो रेड आकर है जो गेरू जैसे हम बोलते हैं, सफ़ेद रंग की खड़िया मिट्टी होती है जो आज भी वो मारने के काम आती है, और हरे रंग का एक मिनरल और होता है, उसका कलर धीरे धीरे निकलता है तो हरे रंग की वो हो जाती है। इसके साथ ये जो मुरम निकलती है, जिसे हम हेमेटाइट बोलते हैं टेक्निकली, तो उसका जो नरम होता है उसका पाउडर बनाया जाता है। वो पाउडर की भी हम पेंटिंग बनाते थे उस समय। तो ये जितने भी पेंटिंग है अलग अलग कालों में बनते रहे। आज से कहना चाहिए इनकी जो डेटिंग हुई है, समय हुआ लगभग से 10 से 15,000 वर्ष से लगा के 14वीं-15वीं शताब्दी तक ये निरंतर कलाएँ चलती रही। इनमें विकास भी देखते हैं, उनका पतन भी देखते हैं। तो 14वीं से 15वीं शताब्दी के बाद में इनका पतन हो जाता है। तो शैलाश्रय में जो लोग रहते थे वो आसपास के गाँव में बस गए, उन्होंने गाँव बना लिए और गाँव में रह के लेकिन वो परंपरा को अभी भी निभाते रहे हैं। एक प्रश्न यहाँ पे डॉक्टर साहब ये जरूर आता है कि जो सामान्य लोग हैं वो ये सोचते हैं कि भी इतने हजारों साल से ये पेंटिंग बनी हुई है, तो वो ख़त्म क्यों नहीं हो जाती, मतलब वो अभी भी क्यों दिख रही है? ऐसा है कि हम कोई भी चीज़ बनाएंगे ना, जब तक हम मिटाएंगे नहीं, जब तक वो चीज़ मिटेंगी नहीं। ऐसे ये जो कच्चा कलर जो होता था उस समय में पानी मिला के बनाते थे, क्योंकि वो भी एक मिनरल होता है, और राख जो होती है, राख की सरफेस होती है, वो भी एक तरह की मिनरल होती है। तो आपस में ऑब्जर्व हो जाती चीज़ें, इसलिए बाद में कितना भी उनको मिटाएंगे मिटेंगे नहीं। लेकिन लोग उसमें पानी डालते रहते हैं, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ज़्यादा पानी डालेंगे तो कलर निकलता जाएगा। अब उसमें प्रतिबंध लगाया गया इसके ऊपर, लेकिन इसलिए क्या हुआ, कलर अभी तक जमा हो गया, वो कलर निकलता नहीं है। हल्का जरूर हो गया है क्योंकि वो से पेड़ पौधे कट गए, लेकिन फिर भी पेंटिंग अभी वैसे वैसे ही है जैसे उस समय बनाया करते थे। एक चीज़ और है कि जो हम लोग जैसे भीमबेटका में जाते हैं तो देखते हैं कि बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में बड़ी बड़ी गुफाएं बनी हुई हैं, और वो क्या मतलब नेचुरल है या कि उन लोगों ने काट काट के उसके अंदर जगह बनाई है? नहीं, ये सब एक प्राकृतिक है, क्योंकि आपको ये जियोलॉजी में अब देखा जाए कि पूरी जो ये क्षेत्र है मध्य प्रदेश का,
ये विंध्याचल पर्वतमाला में आता है। वो विंध्याचल पर्वतमाला का जो निर्माण जो हुआ है लगभग 1500 मिलियन ईयर्स, यानी 1 मिलियन 10 लाख साल होते तो करोड़ों साल पहले। उस समय कोई जीवधारी नहीं था, ये जितनी चट्टानें थी पानी के अंदर थी। तो धीरे धीरे पानी जब हटा तो जो हार्ड था, जो कड़क जो पोर्शन था, पक्का था, वो ऊपर आता गया, और जो लूज था वो गिरते गए। इस प्रकार की गुफाएं बनती गई। तो गुफाएं बनती गई तो फिर क्या बाद में एक स्थायित्व उसमें आ जाता है। तो उसके बाद कोई हलचल नहीं होती। जब मनुष्य का जब प्रादुर्भाव होता है, मनुष्य जब आता है, जब वो इधर उधर घुमक कर देता है, वो घूमते फिरते जब उसको कुछ दिखता नहीं था जैसा क्या खाएगा क्या नहीं करेगा, लेकिन धीरे जब वो जो समझ में आई तो इन शैलासुरों में रहने लगा। क्योंकि क्या है कि ये भोपाल के आसपास का विंध्याचल का क्षेत्र है, जब गुफाएं बनी हैं तो यहाँ पे वो पर्याप्त मात्रा में भोजन भी मिल जाता था। भोजन का मतलब शिकार के लिए जानवर मिल जाते थे, पानी का अच्छा मिल जाता था, और रहने के लिए गुफाएं थी। तो इन गुफाओं में रह के अपना जीवन यापन करता था, लेकिन अच्छा होता था। तो ये उस समय की सारी सारी प्राकृतिक गुफाएं, यानी ये कोई कहना चाहिए इसमें कोई मनुष्य द्वारा कोई किसी प्रकार का निर्माण किया हो, वो बिल्कुल निर्माण नहीं किया है, प्राकृतिक। जी। एक चीज़ ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा कि आमतौर पर क्या होता है कि जैसे भीमबेटका कोई ले या कोई भी पुरातत्व साइट है, वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सूचना पट्ट लगे रहते हैं, सारी जानकारी उसमें लिखी रहती है, पर प्रायः लोगों का उतना ध्यान नहीं रहता। बहुत कम लोग उन सूचना पट्ट को पढ़ते हैं, बहुत कम लोग, ज़्यादातर लोग घूमने फिरने के हिसाब से वहाँ जाते हैं। तो ये जो आपने इतने साल तक पुरातत्व के क्षेत्र में कार्य किया है, या भीमबेटका पूरे विश्व को इतनी बड़ी देन है, तो नई पीढ़ी किस रूप में इसको ले रही है, और उसमें जो नए युवा पीढ़ी है जो है वो ये पुरातत्व को अपना कैसे अगर कैरियर के हिसाब से बनाना चाहे तो वो किस रूप में आप इसको लेते हैं? ये वर्तमान में देखा जाए, ये पुरातत्व और ये प्राचीन धरोहर के प्रति लोगों की धीरे धीरे रुचि जागने लगी है, मैं देखता हूँ। जनरली हम लोगों को क्या ये उद्देश्य है, हम जो खोज करते हैं तो इनको हम कैसे प्रचार करें लोगों के बीच में कि लोग इनके प्रति जागरूकता रहे। तो हम स्कूलों में भी जाते हैं, कॉलेजों में भी जाते हैं, उनके बीच में व्याख्यान भी रखते हैं कि संस्थाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को भीमबेटका भी ले जाते हैं, पुरातत्व स्थल भी बताते हैं, ताकि वो मन में एक उत्सुकता होती है। विशेष रूप से क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे बिल्कुल कहना चाहिए जल्दी समझते हैं चीज़ों को। जैसे उनके कोर्स में भी 6ठी 7वीं 8वीं के अंदर सोशल साइंस में आदि मानव की सभ्यताएँ हैं, या शैल चित्रों के बारे में, पुरातत्व के बारे में, ये एक विषय है इनके पास। तो वो लोग ऐसे जब समझते नहीं हैं तो हम उनको समझाते हैं, जाके स्कूलों में भी जाते हैं। तो ओरिजिनल जो पत्थर के हथियार होते थे, आदि मानव कैसे पत्थर के हथियार से शिकार किया करता था, वो प्रैक्टिकली थोड़ा बताते हैं। किस प्रकार के रंग से पेंटिंग बनाते हैं, वो भी उनको प्रैक्टिकली कार्यशालाओं के माध्यम से उनको बताते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को साइट पे भी ले जाते हैं कि वो साइट के जो पुरातत्व है इसके प्रति थोड़ी जागरूकता, उनको समझाते हैं कि ये अपनी धरोहर है, पूर्वजों की धरोहर है, इन्हें हमें आगे संभालना है कि आगे वाली पीढ़ी भी कुछ इसको समझे। तो वो समझने से क्या होता है, उनको जल्दी समझ में आती है। कई बार बच्चे हमसे पूछते भी हैं हमसे कि इसके हमें रोजगार के लिए क्या है इसके अंदर, लेकिन देखा जाए इसमें रोजगार की संभावनाएं बहुत होती है। अब देखिए यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में या राज्य पुरातत्व में कई वैकेंसी पोस्ट निकलती रहती है। उसमें जो ये सब्जेक्ट के जो जागरूक होते हैं लोग, वो इसके अंदर MA भी करते हैं, BA भी करते हैं, उनको आसानी से काम मिल जाता है। और पर्यटन विभाग की ओर से लाइसेंस भी देते हैं गाइड करने के लिए, तो सब साइड पे जाके गाइड भी लोग करते हैं। इस पर धीरे धीरे हम जो जागरूकता का अभियान ये चला रहे हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से भी और सभी लोगों की तरफ से, कुछ NGO भी होते हैं, वो भी मिलके काम कर रहे हैं। और धरोहर के प्रति क्या हम जागरूक हो, क्या हमें ड्यूटी होती है, ये सब बताते हैं। ये ज़रूर मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग तो जा करके और जो शैल चित्र हैं और जो वहाँ पे पेंटिंग बनी है उसी में कहीं वो पत्थर से लकीर खींच देते हैं, कहीं अपना नाम लिख देते हैं, कहीं कुछ करते हैं। दूसरा जो साइड से वहाँ कचरा फेंकते हैं, जो खाते हैं वो वहाँ उसके पैकेट वगैरह फेंक देते हैं। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? लेकिन अभी इसके लिए हम लोगों ने वहाँ साइड पे सब पूरी व्यवस्था कर रखी है, कोई कचरा ना फेंके, उनको बिगाड़े नहीं। चौकीदार भी होते हैं, उनको सबको समझाते भी हैं। तो आजकल क्या बहुत से बच्चे की चीज़ें हैं, बहुत कम ऐसा है कि जो ऐसे घटना होती है। आजकल वो खुद समझदार हो गए, बच्चे खुद उनके लिए टोकरी रखी रहती है कचरा फेंकने की, वहाँ कचरा डालेंगे, चिल्ला चोट नहीं करेंगे और कुछ चीज़ें लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं, उनको बताते हैं यही आपकी धरोहर है, यदि आप नष्ट करोगे तो आगे आने वाले कौन देखेगा। तो बच्चे सब समझ जाते हैं। तो आजकल पर्यटक भी देखा जाए तो आजकल कोई नाम नहीं लिखता है, कोई उसको बिगाड़ता नहीं, बाकी वो सुरक्षित रखता। बाई चांस करता भी है तो उसको उसी से हम कहते हैं इसको साफ करो,
वो जी। करते भी हैं, लेकिन उसके पहले क्या जगह जगह हमने नोटिस बोर्ड लगा रखे हैं कि इस टाइप से कोई काम ना करें जी। कि हमारी धरोहर को नुकसान हो। इसमें कोई दंड का भी प्रावधान होगा? ऐसे एक्ट के हिसाब से क्या होता है कि यदि कोई साइट में तोड़-फोड़ होती है, तो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट एक्ट भी बने हुए हैं, उसके अंतर्गत उसको पनिशमेंट मिलता है। यदि ज़्यादा हम तोड़-फोड़ करते हैं, बिगाड़ते हैं, तो उसमें फाइनेंशियल भी उसमें जुर्माना होता है और कई तरह के जुर्माना उसके अंदर लगाए जाते हैं। इसलिए पहले से हम लोग उनको जागरूक कर देते हैं। हर जगह लिखा रहता है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, संरक्षित स्मारक। कोई इसको डैमेज करेगा तो वो इसी धारा के अंतर्गत पनिशमेंट दिया जाएगा। तो आगे लोग काफ़ी समझने लगे हैं और आजकल कोई ऐसे कोई करते भी नहीं है इस टाइप का। जी, जी, बहुत अच्छी बात है। और ये वास्तव में हमको गर्व महसूस होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, एक सांची है और 3 हो गए, बल्कि एक तो भोजपुर भी है। तो भोजपुर हो गया और सांची हो गया, ये दोनों रायसेन जिले में हो गए। और एक जो है ये भीमबेटका जो है ये मेरे ख्याल से कौन से जिले में आएगा? तो ऐसा है ना, हमें विश्व धरोहर श्रेणी में हमारे कई स्मारक हैं। जी, कुछ तो उधर टेंटेटिव लिस्ट में है कि वो कभी भविष्य में हो जाएंगे, लेकिन अभी वर्तमान 3 ऐसे स्मारक जी, हैं जी। जो विश्व धरोहर में लिए गए। सबसे पहले खजुराहो लिया 1988 में, जी, जी। तो 88 में हमने उसको डिक्लेयर भी किया। दूसरा वो सांची में 1979 में 1989 में हुआ, जी। और तीसरा भीमबेटका 2003 में हुआ। इस प्रकार 3 स्मारक ये हैं, और कुछ स्मारक ऐसे हैं जैसे बोरचा है या भोजपुर का। कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी टेंटेटिव लिस्ट में हैं, जो शीघ्र हो जाएंगे। जी, जी, जी। डॉक्टर साहब, आप तो प्रतिभा के धनी हैं। मैंने ये सुना है कि आपने शहीदों की मिट्टी भी बहुत सारी इकट्ठी की है, उनके जन्म स्थान की बहुत सारी मिट्टी आपके पास में है। आपके पास बहुत सारे आदि मानव के हथियार भी जो हैं, जिसको अपन टूल्स बोलते हैं, पत्थर के औजार हैं। और इसी प्रकार से बहुत सारे जो पॉटरी अपन कहते हैं कि जो आदि मानव यूज़ करता था पुराने ज़माने में, मिट्टी के बर्तन वगैरह यूज़ करते थे, उसके भी पॉटरी वगैरह बहुत सा अच्छा संग्रह है। और आप जो है वो स्कूलों में जा कर के और सब जगह जा कर के और प्रदर्शनियां भी आप जो है ये लगाते हैं। तो निश्चित रूप से मेरा अनुरोध है कि आगे भी इस चैनल के लिए आपसे बार बार हम अनुरोध करेंगे, और आपसे जो जानकारियां मिल रही हैं वो जो है वो सब लोगों को मिलेंगी, ऐसा हम आपसे अनुरोध करते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है। हमारा काम, जीवन अब लक्ष्य यही रहा है हमारा कि लोगों को जागरूक करना धरोहर के प्रति। और हम जो संग्रह करते हैं, संग्रह किया है, हम लोगों को भी एक हैबिट डालना चाहते हैं कि वो भी संग्रह करें। संग्रह किस प्रकार का कि हेरिटेज की जो शुरुआत होती है वो अपने घर से करें। कि हमारे घर में पूर्वजों के पेपर्स भी होते हैं, बर्तन भी होते हैं, और कई ऐसी चीज़ें होती हैं, किताबें भी होती है, असली ग्रंथ भी होते हैं, तो हम लोग उसे समझते नहीं, हमको फेंक देते हैं, बेच देते हैं। तो मैं चाहता हूँ वो चीज़ें भी लोग संभाल के रखें, अपना संग्रह बना के रखें। वो क्योंकि हेरिटेज की हर चीज़ होती है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो हर चीज़ अपने घर से शुरू करना चाहिए। हम घर की धरोहर को सहेजें, हम देश की धरोहर को सहेज लेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज आप पुरातत्व के क्षेत्र में, ये थोड़ा रेयर सब्जेक्ट है, सब लोग जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, जबकि मध्य प्रदेश पुरातत्व की जो साइट्स हैं और पुरातत्व की बहुत, जिसे कहते हैं कि बहुत ही रिच साइट यहाँ पर उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, अपन ये बात करेंगे, मेरे को ये पता लगा कि आपने 91-92 में रानी की वाव जो पाटन जिले में है गुजरात में, उसके ऊपर आपने पीएचडी की थी। और ये जो रानी की वाव है, ये मैं खुद देख करके आया हूँ, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उल्टा मंदिर बनाया हो। मतलब गहराई तक नीचे, मंदिर नीचे तक चला जाता है और चारों तरफ जो है मंदिर में, जैसे चारों तरफ खजुराहो के मंदिर में जिस प्रकार से मूर्तियां रहती है, ऐसी वो अंदर अंदर जाते जाते हैं। सबसे आखिरी में अपने को कुएं जैसा पानी मिलता है, लेकिन उसके जाते जाते चारों तरफ हमको मूर्तियां दिखाई देती है। तो ये विश्व प्रसिद्ध रानी की वाव है, जो 100 रुपए के नोट पे भी भारत सरकार ने उसको पीछे प्रकाशित किया है। तो आप रानी की वाव के बारे में जरूर कुछ बताएं। ये रानी की वाव एक बहुत प्रसिद्ध बावड़ी है जो गुजरात के पाटन जिले में है। और मैं जब यहाँ से भोपाल से ट्रांसफ़र मेरा आगरा सांची हुआ, उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ गुजरात में, बड़ौदा में। जब बड़ौदा में 1981 में मेरी पोस्टिंग हुई, तो पुरातत्व में कई शोध कार्य, उत्खनन कार्य होते हैं, तो वहाँ मैंने कई कार्य प्रारंभ किए। लेकिन वहाँ पे एक ही जो कार्य था बहुत महत्वपूर्ण, जिसे हम रानी की वाव का उत्खनन का कहेंगे, कि जब मेरी पोस्टिंग 91 में वहाँ 81 में हुई, तो उसे लगभग 20-25 फीट उसे खुदाई हो चुकी थी। क्योंकि ये उत्तर गुजरात का एक महत्वपूर्ण स्मारक है बावड़ी के रूप में। वहाँ गुजरात में इसे वाव बोलते हैं और संस्कृत में इसे भाभी भी बोलते हैं।
जब मेरे वहाँ पोस्टिंग हुई तो मुझे कहा गया कि आपको ये काम करना है, तो मैंने ठीक है हम करेंगे। बहुत जोखिम वाले काम हम लोगों ने किए, और ये बावड़ी का भी ऐसे ही था कि बड़ा जोखिम का काम था, काफ़ी गहराई थी उसमें। तो जब वहाँ मैंने काम शुरू किया तो करीब 25-30 फीट तक उसमें ऑलरेडी उत्खनन हो चुका था, तो उसके आगे काम और बढ़ाना था, क्योंकि उसमें क्या है कि ये काम करने वाले वैसे मिलना चाहिए जो काम करें, क्योंकि वहाँ इतनी बड़ी बावड़ी थी, लगभग 100 फीट से भी ज़्यादा की नहीं, लंबी ज़्यादा थी, चौड़ाई में करीब 60 फीट थी। जब हमने पूरा उत्खनन किया तो नीचे जो पानी का लेवल था लगभग 120 फीट पे निकला, तो चारों तरफ उसमें मूर्तियाँ मूर्तियाँ थी। तो उसमें जब हमें पता चला कि इसमें 7 मंजिला बावड़ी, पहली मंजिल, तीसरी मंजिल, 5वीं मंजिल और 7वीं मंजिल, ऐसे बीच बीच में पवेलियन उसके मंडप बने हुए थे, और आखिरी में कुआं था, कूप जिसे बोलते हैं, रुद्रकूप भी बोलते हैं। तो शुरू से आखिरी तक प्रतिमाएं लगी हुई है। तो ऐसे जैसे आपने कहा उल्टे मंदिर जैसे, बाकी सही वैसे ही है। यदि उल्टा कर दो तो वो एक मंदिर जैसा दिखेगा, और ऐसे कर दो तो एक बावड़ी दिखेगी। तो उसमें हमने जो नामकरण किया पूरे, हमें लगभग 1500 से अधिक मूर्तियाँ कुछ तो हमने गिरी पे लगाई है, और कोई यथा स्थिति वहाँ मिली है। तो हमने गैलरी का नामकरण भी किया। सबसे पहले हमें वहाँ दशावतार दीर्घा मिली, दूसरा मिली विष्णु स्वरूप, विष्णु की वैष्णव दीर्घा, और फिर रुद्रकूप। तो इसमें जो दशावतार गुफा है, दशावतार गैलरी है, उसमें विष्णु के जो अवतार है, मत्स्य कुंभ, वराह, नरसिंह जो है, और अप्सराओं की मूर्तियाँ ही मिली, और अलग अलग उससे रिलेटेड मूर्तियाँ। और जो दूसरी वैष्णव दीर्घा थी उसमें विष्णु के जो स्वरूप होते हैं विभिन्न, जैसे केशव है, जनार्दन है, श्रीधर है, प्रद्युम्न है, ये इस प्रकार के जो 24 स्वरूप नाम होते हैं, और वो उसमें मिले। और कुएं के अंदर हमें सब तरह की देवी देवता की मूर्तियाँ। तो यहाँ पे देवी देवता की मूर्तियों के अलावा जनजीवन की भी थी, अप्सराओं की थी, कोई डिजाइन भी थी। सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ अप्सराओं की मिली, लगभग 202 विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में अप्सराएं देखने को मिली, जिसमें सत्य स्नाता भी है, और इसमें चामरधारिणी भी है, या दर्पणा भी है, ऐसे सुखवा, यही इस प्रकार की जो है मूर्तियाँ देखने को, इतनी इतनी सुंदर मूर्तियाँ मिली वहाँ देखने को। एक बार वाकणकर साहब वहाँ सरस्वती वैली, सरस्वती सभ्यता की खोज में आए, उन्होंने कहा भाई ये तो इतना अच्छा काम आपने किया है, इसे PhD कर सकते हो। तो मुझे उनका ये थोड़ा बात अच्छी लगी। उसके बाद जब भोपाल जब ट्रांसफ़र हुआ तो मैंने उसके अंदर उसमें PhD की, और 91 में मुझे अवार्ड दिया। तो 7 साल मैंने रानी की वाव में काम किया, और 5 साल में उस पर PhD किया, इसलिए मेरे को लगभग 12 साल इस काम के लगे। फिर बाद में ये योजना बनी भारत सरकार की, इसको वर्ल्ड हेरिटेज में क्यों नहीं ली जाए, इतनी बड़ी बावड़ी कहीं देखने को हमें नहीं मिली। तो उसमें कमेटी बनी, उसमें मुझे मेंबर बनाया, दिल्ली भी जाते रहे, काम करते रहे। अंत में 2014 में, यानी जैसे मेरी जो थीसिस थी वो मैंने विभाग को दे दी, जो गुजरात सर्कल में थी, कि इसमें भी जो मटेरियल चाहिए ले लीजिए। तो 2014 के अंदर ये विश्व धरोहर घोषित किया है यूनेस्को ने, क्योंकि वो जो यूनेस्को की जो क्राइटेरिया है उसमें पूरी आ जाती थी, इसलिए उसको लिए। तो वो इसको प्रचार करने के लिए भारत सरकार ने 100 के नोट पे भी उसको स्थान दिया। जैसे हम जितनी मुद्राएं देखते हैं भारत सरकार की, जो अब जो नई निकली है उसमें हमें हेरिटेज देखने को मिलती है, वर्ल्ड हेरिटेज। जैसे आप 10 रुपये का नोट देखेंगे तो उसमें कोणार्क मंदिर का दिखेगा, उसका व्हील जो है। 20 रुपये देखेंगे तो उसे एलोरा की गुफाएं हैं। 50 रुपये देखेंगे तो हम्पी के मॉन्यूमेंट है। और 100 रुपये के नोट पे ये रानी की वाव है, जो मैंने आपको बताया। और 200 के रुपये में, 200 के नोट पे सांची का स्तूप है, क्योंकि उस समय क्या था कि सांची का खोज, जब ये नोट बना छपा तो सांची खोज के 200 वर्ष हो चुके थे। तो मेरे को लगता है कि जब 200 वर्ष हो चुके हैं तो 200 का नोट उस समय ये उसके चित्र पे आया। और उसके बाद 500 रुपये के नोट पे दिल्ली का लाल किला है। इस प्रकार वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट जो है इस करेंसी के माध्यम से जन जन तक पहुँचा है, लोगों को बताया गया ये देखो ये अपना हेरिटेज मॉन्यूमेंट वर्ल्ड हेरिटेज है, जो आज अब करेंसी नोट में हम देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी चल रहा है नारी सशक्तिकरण का, बहुत चल रहा है, और सभी जगह नारी सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं भी चला रहे हैं, और समाज में भी नारी का स्थान जो है बहुत, भारत में तो शुरू से ही यस्य नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया है। तो नारी, ये जो रानी की वाव की जो बात है, ऐसा सुना है मैंने कि ये रानी ने बनाई थी और अपनी पति की याद में उन्होंने ये वाव बनाई थी, इसके बारे में कुछ बताइए। जब वहाँ उत्खनन कर रहे थे कई तो मूर्तियाँ मिल रही थी, तो नीचे सबसे गहराई में जब मलबा साफ कर रहे थे तो एक लगभग 60-70 सेंटीमीटर लंबी एक ऊँची मूर्ति मिली। उसमें एक देवी बैठी है, उसमें छत्र लिए हुए। फिर हमने उसे अभिलेख पढ़ा, नीचे लिखा महाराजी उदयमती, यानी महारानी उदयमती। तो उदयमती तो जो है भीमदेव सोलंकी
जी, जी। उनकी पत्नी थी। तो रानी की वाव उसी के नाम पड़ा कि जी, उसी जी। रानी ने अपने पति जो भीमदेव सोलंकी, जी, जी। उनकी स्मृति में ये बावड़ी बनवाई, बाकी बने। जी, तो जी। ये कंफर्म हो गया। नीचे यदि मूर्तियों की हमने देखी तो उसमें जो एक मूर्ति में फीचर्स मिले वो राजा के समान के। तो राजा अपने छत्र छत्र है, उसपे पास में अटेंडेंट है और उस श्रीवत्स चिन्ह है, दाढ़ी है, किरीट मुकुट है, जो देवताओं को होता है, जी। क्योंकि देवताओं के पास राजा को ही माना गया देवता। तो उस प्रकार के फीचर वहाँ मिले। तो ये कंफर्म हो गया कि रानी की वाव जो है रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव सोलंकी की याद में बनाई। ये पूरा ऑथेंटिक, पूरी पक्की थी। और दूसरे उसमें एक साइंस भी है। जब मूर्तियाँ जब देखी कुएं के अंदर, तो उसके 3 डिफरेंट लेवल है। जैसे गर्मी है, सर्दी है या बारिश है, तो इन दिनों में तीनों के लेवल अलग अलग हो जाते हैं। और हर लेवल पे एक शेषशाही विष्णु की मूर्ति लगी, जिसमें शेषनाग पे विष्णु जी लेटे हैं, विराजमान है। यदि बरसात के सीजन में देखेंगे तो पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा, तो उस लेवल पे भी एक विष्णु की मूर्ति है शेषशाही की। ठंड का लेवल में तो पानी और नीचे हो जाएगा, तो उस लेवल पे भी एक शेषशाही विष्णु की मूर्ति है। और फिर जब गर्मी के लेवल में पानी नीचे आ जाएगा तो उस लेवल पे भी एक मूर्ति है। यानी शेषशाही विष्णु की मूर्ति हमें जल में रहना चाहिए, जल के वहाँ। तो उस प्रकार के उसमें हमने ये ऑब्जर्व भी किया है। ये एक सामान्य प्रश्न जरूर आता है मन में। जब रानी की वाव मैं भी देखने गया था तो एक सामान्य प्रश्न ये था कि रानी वहां पर उस बावड़ी का उपयोग नहाने के लिए करती थी या वो मंदिर के रूप में पूजित था? एक्चुअली वो मंदिर के रूप में ही थी, उसमें जी। स्नान वगैरह कोई नहीं किया। उसका क्या पानी का एक विशेष वो होती है ना, मेडिकल जी, जी। इम्पोर्टेंस भी कहते हैं कि मेडिकल। उसके पानी जो है, लोग ऐसा बताते हैं गले का रोग ठीक हो जाता है। एक गुजरात में एक मुटाटिव रोग होता है, जो गले में खराश या कुछ खांसी, तो उसको पानी पीने से वो गले का रोग ठीक हो जाता है। क्योंकि अंडरग्राउंड पानी का चैनल होता है, मिनरल रिच रहते हैं इसके अंदर। वो मिनरल ऐसे होते हैं कि गले के रोग को ठीक कर देते हैं। ये मेरे खुद ने वहाँ देखा, अनुभव भी किया। जी। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छी जानकारी रानी की वाव के ऊपर आपने डॉक्टर साहब दी है और ये बहुत ज़रूर इसको रानी की वाव को सभी लोगों ने देखना चाहिए। एक प्रश्न ज़रूर हमारे मन में आता है कि जैसे मैंने भी पुरातत्व से एमए किया था, फिर उसके बाद मैंने पीएचडी की। तो ये बात आती है कि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो लोग इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पाते। तो अब जैसे मान लीजिए हिस्ट्री के लिए तो हमारे यहाँ हिस्ट्री की बहुत सारे व्याख्याता हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हिस्ट्री के हैं, लेकिन उसमें मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के लिए अलग से कोई नहीं है, उसके लिए अलग से पोस्टें भी नहीं निकलती। सामान्य रूप से जो संग्रहालय है या नेशनल म्यूजियम है दिल्ली का, इस प्रकार के जो उत्खनन के भी कार्य अपने देश में उतना नहीं चल रहे हैं। तो जो नई पीढ़ी है जो इस क्षेत्र में उनका बहुत ज़्यादा रुचि है, जैसे मेरी बहुत रुचि थी तो मैंने इस क्षेत्र में आकर के मैंने एमए पुरातत्व किया था। तो लेकिन यह है कि जो नई पीढ़ी है वो अगर इस क्षेत्र में आना चाहती है तो उनके लिए आगे के लिए क्या भविष्य है? ऐसा है, जो पुरातत्व का एक विषय होता है एमए, जो प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति पुरातत्व के नाम से है। तो पहले भोपाल में भी था, अब नहीं है, लेकिन ग्वालियर यूनिवर्सिटी, उज्जैन विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी, अपने ग्वालियर के सागर यूनिवर्सिटी, रीवा यूनिवर्सिटी, छतरपुर यूनिवर्सिटी, इन जगह सभी जगह पर ये विषय है। लोग आजकल उसमें विद्यार्थी जाते भी आते, पढ़ने भी है। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, कि आज लोग जो एमए भी कर लेते हैं सब कुछ, एक जॉब भी जो है वो बहुत मिलता नहीं है। इसमें भारत सरकार और ये स्टेट गवर्नमेंट ने अपने जॉब के लिए निकालते हैं समय समय पर, लेकिन ये वो समय पर भी भर जाती है। तो इसमें गवर्नमेंट को अब एक नीति अच्छी बनानी चाहिए, जिससे ये जो पढ़ लेते हैं, एमए कर लेते हैं, उनको टेक्निकली इसमें इस फील्ड में लाने के लिए कोई अच्छा सा जॉब दे। जब तक नहीं मिलता है तो कम से कम कैजुअल भी रख ले, किसी भी काम पर रख ले। लेकिन ऐसा है कि जब बच्चे पढ़ेंगे, सोचेंगे भविष्य देख के नौकरी मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, तो ज़रूर इस पर पहल आवश्यक टेस्ट होना चाहिए, ताकि जितने भी जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी के लोग बच्चे निकलते हैं, और वैसे निकलती है, पोस्टें निकलती है, लेकिन अब समय इसमें ज़्यादा भरने में लग जाता है। तो ऐसी राज्य शासन, स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर ऐसी नीति बनाए कि जो बच्चे पढ़ लेते हैं उनको शीघ्र रोजगार मिले, ताकि वो आगे पुरातत्व क्षेत्र में ज़्यादा काम कर सकें। डॉक्टर साहब, ये जो चीज़ है, अब जैसे कई जगह जो पुरातत्व में जाते हैं साइट देखने, तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि जो वहाँ गाइड है वो दरअसल उन लोगों को कई बार, जैसे मान लीजिए हम अगर हैं तो हमें पता है कि वहाँ का इतिहास क्या है, और वो गाइड जो बताते हैं वो बहुत ऐसा मतलब बहुत साधारण सा बताते हैं, उन्हें ज़्यादा उन्हीं को खुद को ही पता नहीं रहता।
और वो गाइड जो है ज़्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं तो वो कुछ की कुछ जानकारी बता देते हैं। तो इसके बारे में कोई प्लानिंग है क्या? ऐसे जो गाइड के जो लाइसेंस वगैरह देते हैं तो उनको वैसे ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब हो सकता है बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं समझे, लेकिन क्या होता है मोस्टली हमने देखा पर्यटन डिपार्टमेंट लाइसेंस भी देता है, इसके लिए ट्रेनिंग भी देते हैं। तो हम लोग भी कई बार उनको बुलाते हैं, हम स्टूडेंट को बताते भी, हम कि कहना यही है, बच्चों से कहते हैं कि वास्तविक चीज़ें बताएं। वास्तविक चीज़ का जितना हम अध्ययन करेंगे पॉपुलैरिटी यानी नाम के और इसमें जो स्थान की जो महत्ता है तो वास्तविक बताना चाहिए। यदि हम उसमें गप्पे मार दे करते हैं तो लोग सामने वाला समझेगा कि गाइड क्या है, ये कुछ नहीं है। लेकिन उसके लिए गाइड को बहुत अध्ययन भी करना पड़ता है उस विषय के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में, तभी वो चीज़ अच्छे से समझा सकेगा। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए और ये HOTC से चैनल के लिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो मैंने पहले ही कहा कि पुरातत्व का क्षेत्र रेयर क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें नहीं है, लेकिन आपने पूरी जीवन इसमें जो है, आपने लगभग 76 वर्ष के आप हैं और लगभग पूरा समय आपने पुरातत्व के क्षेत्र में दिया है। और यहाँ पर चाहे भीमबेटका हो, चाहे पाटन हो, या इस प्रकार से जितने भी एक्सकेवेशन ASI के जो भी हुए हैं उसमें आपकी भागीदारी रही है और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी है। आपका चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद आपको।